चलिए आज हम लोग समझते हैं फिर से एक बार वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय के बारे में। कल हम बतलाए थे कि फूल को जो सहायक अंग होती है वह सहायक अंग होती है दल, पंखुड़ी और बाह्यदल। यानी कोई भी फूल को ये रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। दूसरी बात कल हम बतलाए थे कि फूल में यानी पुष्प में पुरुष वाला दो भाग होता है। ये जो मोटी वाली होती है ये कहलाती है परागकोश, और ये जो धागा होती है, ये धागा नुमा जो रचना होती है वह कहलाती है तंतु, और यह दोनों कहलाते हैं पुंकेश्वर। अर्थात अगर हम पुंकेश्वर की बात करें, पुंकेश्वर दो प्रकार की होती है, परागकोश और तंतु, परागकोश और तंतु। फिर हम लोग आगे समझते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर वाली जो भाग होती है, स्त्री केसर या तीन भागों से मिलकर बना होता है। हम कह सकते हैं स्त्री केसर तीन प्रकार की होती है। प्रथम वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो पुंकेश्वर दो भाग होती है, पुंकेश्वर दो भाग होती है, परागकोश और तंतु। और स्त्री केसर, स्त्री केसर भी तीन भाग होती है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो पौधे में पुष्प में जनन के लिए 5 अंगों की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 भाग स्त्री केसर का होता है और 2 भाग पुंकेश्वर का होता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं आगे कि परागन क्या होता है, परागन परागकोश क्या होता है। परागन का मतलब यही हुआ कि ये फूल जब भी पुष्प में जनन की क्रिया होगी तो स्वाभाविक है या परागकोश या वर्तिकाग्र से मिलेगा। ये दोनों जब ये मिलेगा तब कहलाएगा परागन, परागन कहलाएगा। यानी कहने का मतलब कि परागकण से परागकोश निकल कर, परागकोश निकल कर वर्तिकाग्र, वर्तिका तक नहीं वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया जो होती है वह परागन कहलाती है। यानी यह जो होती है यहाँ से परागकोश निकल कर या पौधे को वर्तिकाग्र, पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचाती है। और यह भी क्रिया इसी में या क्योंकि यह पुरुष जननांग है परागकोश और यह महिला जननांग है वर्तिकाग्र। चलिए फिर हम आगे फिर समझते हैं इसी में कि परागकण क्या होता है, परागकोश क्या होता है। ये हुई पुष्प, इसमें हम समझते हैं वर्तिकाग्र कहाँ होती है। चलिए हम आगे देखते हैं फूल को आगे हटाकर। यहाँ जो होती है आप लोग को दिखाई दे रही होगी, यह जो पतली वाली भाग होती है यह भाग यह कहलाती है या स्त्री का वर्तिकाग्र, और यह जो धागा नुमा संरचना होती है यह कहलाती है वर्तिका, और यह जो भाग है यह भाग कहलाती है पुरुष का जिसे हम लोग परागकोश कहते हैं। और यही और यह दोनों यानी ई वाला भाग और ई वाला भाग यही दोनों मिलता है तो कहलाता है परागन। चलिए अब लोग हम इसकी परिभाषा से समझते हैं। तो वही यह हुआ वर्तिकाग्र, और ये जो मतलब धागा जो है ये वर्तिका, ये हुआ परागकोश और ये हुआ तंतु। चलिए हम लोग बोर्ड पे समझते हैं। फिर परागन क्या है कि परागकोश हम अभी समझाए थे कि परागकोश के परागकणों से परागकोश निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। यानी हम बतलाए थे अभी कि पराग जैसे कि फूल में बतलाए थे कि यहाँ ये जो पुरुष वाला भाग होता है, ये जो पुरुष वाला भाग होता है ये मोटा वाला है, इससे परागकोश निकलेगा और यह परागकोश इस वर्तिकाग्र तक पहुँचाएगी। यही जैसे ये दोनों जुट गई थी यह क्रिया परागन कहलाएगी। तो वही बात हम लोग लिखे हैं कि परागकणों के परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचाने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन की क्रिया 2 प्रकार की होती है। परागन की क्रिया 2 प्रकार की, एक होती है स्वपरागन, एक होती है परपरागन। स्वपरागन एक ही पौधा में होता है। स्वपरागन या तो एक ही पुष्प में होगा, एक ही पौधा में होगा। परपरागन जो होगा, इस परपरागन के लिए 2 पौधा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब कि इसमें 2 पौधा यानी एक यह फूल हुआ, इसमें भी यह फूल हुआ, या
दोनों फूल अगर एक ही के साथ अभिक्रिया कहलाएगा स्वपरागन। लेकिन अगर दूसरा उसी जाति का दूसरा पौधा है, अगर यह अभिक्रिया कहलाएगा तो कहलाएगा पर परागन। तो हम लोग ये समझें कि स्वपरागन सिर्फ केवल एक ही पौधा में होता है, पर परागन दोनों पौधा में होता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को स्वपरागन कहते हैं। चलिए थोड़ा परिभाषा जटिल हो गई तो हम लोग फिर समझते हैं। जैसे कि पुष्प हुआ, ये पुष्प में अगर मान लीजिए यह हुआ पराग यानी वर्ती पराग कोश, और यही हुआ यहाँ पे ये भाग छोटा वाला भाग, ये हुआ वर्तिकाग्र। यहाँ से यहाँ जो मिलेगा, अगर एक ही पुष्प यानी एक ही फूल रहेगा या एक ही गाछ रहेगा, अगर यह भी क्रिया करेगा तो कहलाएगा स्वपरागन। अगर दूसरे पौधा यानी एक ही पुष्प है और दूसरे पौधा, तो यह जो पुष्प है इसमें अगर इससे भी क्रिया करेगी तो यह कहलाएगी परपरागन। यानी जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को परपरागन कहते हैं। यानी हर हालत में हम लोग ये समझे कि पुष्प में पराग कोश निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को हम परागन कहते हैं। परागन और परागन हम लोग आगे समझेंगे कि स्वपरागन जो होता है उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब कि वैसा पौधा या वैसा पुष्प जिसमें दोनों जननांग पाए जाते हैं, यानी मादा जननांग पुरुष जननांग दोनों पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग सूर्यमुखी, बालसम या पोर्चुलाका, या जो पौधा होती है यह उभयलिंगी है। उभयलिंगी पौधा यानी दोनों एक ही पाया जाता है। अब यह सभी जो अभिक्रिया होती है, चाहे पर परागन हो चाहे स्वपरागन हो, इसका कोई माध्यम होता है। वह माध्यम जो है वह माध्यम बाहरी कारक होता है। वह बाहरी कारक जैसे कि हम लोग बाहरी कारक में समझेंगे कीट, जैसे कि भौरा होती है, तो भौरा जो उड़ती है तो भौरा के पैर में जो होती है वह पुरुष वाला भाग पुष्प के पराग कोश चिपक जाता है, और चिपक जाने के बाद वह वर्तिकाग्र यानी मादा जननांग होता है, वह वर्तिकाग्र तक पहुंचाती है। जैसे कीट हो गया, पक्षी हो गया, चमगादड़ हो गया, मनुष्य हो गया, वायु, जल इत्यादि, यह सभी मदद करता है पर परागन और स्वपरागन के लिए, और इसी के माध्यम से यानी पुष्प में जनन की क्रिया होती है। चलिए आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, और आप लोग कल हम फिर नए वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।